नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वीडियो बनाने के लिए, आज वो टाइम आ गया है। बहुत दिनों से डिले हो रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स मेरे पास कॉल कर रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए वीडियो। तो आज फाइनली स्टार्ट किया है। जैसा कि थंबनेल से आपको पता ही चल जाएगा कि आज पहली क्लास किस चीज़ की है, हमें किस बात पे चर्चा करनी है। तो पहली क्लास है हमारी जीएस की। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि जीएस में होता क्या है। समझ लेते हैं पहले जीएस होता क्या है। जैसे कि बात की जाए जीएस की, तो जीएस जिसको फुल फॉर्म होता है जनरल स्टडीज, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सामान्य अध्ययन। तो पहले हमें यही समझना है कि इसको सामान्य अध्ययन ही क्यों कहते हैं, जनरल स्टडीज ही क्यों कहते हैं, इसको स्पेशल स्टडी क्यों नहीं कहते हैं, इसको विशेष अध्ययन या विशिष्ट अध्ययन क्यों नहीं कहते हैं। कुछ लोगों के मन में जब भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, जीएस सिलेबस में हमें देखने को मिलता है। तो जब जीएस देखने को मिलता है तो कुछ लोगों के मन में ये डाउट होता होगा कि जीएस जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन है, इसको ओबीसी स्टडी क्यों नहीं कह दिया है, ऐसी स्टडी क्यों नहीं कहा है। कुछ लोगों के मन में ऐसा भी आएगा। तो यहाँ पे एससी ओबीसी का मतलब नहीं है, यहाँ हमें जनरल स्टडी का मतलब क्या समझना है कि जनरल स्टडी का मतलब क्या होता है, स्पेशल स्टडी क्यों नहीं कहा गया। इसके अंदर जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं उनको हम लोग सिर्फ जनरल स्टडी के फॉर्म में ही पढ़ते हैं, सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें जो भी टॉपिक्स पढ़ना है वो इस तरह से पढ़ना है कि वो हमारे सामान्य काम में, एक शिक्षित स्टूडेंट होने के नाते, एक समझदार व्यक्ति होने के नाते हम लोगों को सामान्य समझ होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स के बारे में। स्पेशल स्टडी का मतलब होता है जब भी हमें किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज हासिल करनी होती है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, उसको डॉक्टर का कोर्स करना है, डॉक्टर बनना है, तो वो स्पेशल स्टडी करता है, उसको ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना पड़ता है। कोई भी इकोनॉमिस्ट है तो उसको इकोनॉमी की तैयारी करनी पड़ती है, स्पेशल स्टडी होता है। कोई भी टीचर है, एडवोकेट है, या फिर अपने आप में कोई प्रोफेशन है, वो स्पेशल स्टडी करता है। लेकिन जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं जनरल स्टडी, यानी कि सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, सबसे पहले हमें यही समझना होगा। इसके अंदर पहला टॉपिक जो आता है इसका नाम है हिस्ट्री, इतिहास। अब ये इतिहास क्या होता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पर हमें हिस्ट्री पढ़नी क्यों पड़ती है, इतिहास क्यों पढ़ना पड़ता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट जिसने पीरियोडिक टेबल याद की हो, जिसने थर्मोडायनामिक लॉ पढ़े हो, जिसने न्यूटन के लॉ पढ़े हो, तो पहली बार ये हिस्ट्री देखता है, जिसमें वेलेजरी, डलहौजी जैसे नाम सुनता है उसके मन में ख्याल आता है पर्सन, प्लेस, थिंग। ये तीनों हैं क्या, पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, तीनों में ये है क्या अपने आप में। और ये सब्जेक्ट उसको बहुत ही बोरिंग लगता है। बोरिंग है भी, लगता भी है, उसके भी कई सारे रीजन है। तो जब भी कोई भी स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड का हिस्ट्री पढ़ता है, मैं ही समझ लूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो जब पहली बार हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री की सिचुएशन ये थी कि इतिहास की कक्षा में मैं इतना खो जाया करता था, इतिहास की कक्षा में मैं इतना खो जाया करता था, बंद करके किताब के पन्ने में अक्सर खो जाया करता था। इतना बोरिंग सब्जेक्ट लगता था शुरुआत में। लेकिन बोरिंग की वजह होती है सही से उसकी स्टडी ना करना। किसी भी सब्जेक्ट की अगर सही अप्रोच आपके पास नहीं है तो वो बोरिंग लगेगा आपको, वो परेशान करेगा नहीं। हिस्ट्री को समझने के लिए उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले तरीका सही होना चाहिए। जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में हम लोग ट्री की स्टडी करते हैं, पेड़ों का अध्ययन करते हैं। जिस तरह से हम लोग पेड़ों का अध्ययन करते हैं उसी तरह से अगर हम हिस्ट्री की स्टडी करें तो हिस्ट्री की स्टडी करने पर हमें पता चलेगा ये भी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। कैसे, जब भी हिस्ट्री में हम कोई भी इवेंट देखते हैं, कोई भी इंसिडेंट देखते हैं, कोई भी घटना होती है, कोई महत्वपूर्ण घटना होती है, उसके बारे में हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। तीन चीज, पहली चीज होती है उसका रीजन क्या है, कारण क्या है। दूसरा होता है उस समय कौन कौन सी घटनाएं साथ में हुई है, और तीसरा उसका रिजल्ट क्या है। यही तो हम लोग प्लांट्स के साथ करते हैं। प्लांट में सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं रूट की। रूट
के बाद में स्टेम पे जाते हैं, देन फ्रूट। तो रूट से फ्रूट तक पहुंचने की जो स्टडी है, इसी को हम अगर हिस्ट्री पे अप्लाई करें तो हमें हिस्ट्री भी अच्छे से समझ आएगी और हिस्ट्री बोरिंग नहीं बल्कि हिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो हिस्ट्री को पढ़ने का एक सही अप्रोच होता है। दूसरा तरीका होता है हिस्ट्री को एसोसिएटिव लर्निंग बनाना। हिस्ट्री को कहीं ना कहीं किसी ना किसी कहानी के साथ में जोड़ना। इससे जोड़ने से क्या होता है, वो सारी चीजें हमें अधिक टाइम तक याद रहती हैं। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। अक्सर आपने रील्स में कई सारी शायरी, जोक्स, गजल सुने होंगे, उसको अगर आप हिस्ट्री से रिलेट करते हैं तो आपको हिस्ट्री बहुत टाइम तक याद रह जाती है। जैसे कि आपने एक शेर सुना होगा कि अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में, या अदालत सजी है उसके मोहल्ले में, तो इसमें कोई गिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाए तो अच्छा होगा। ये आपने सुना होगा, पर ये अप्लाई होता है 1927 साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन में सारे लोग, अब साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन में सारे लोग अंग्रेज थे। और साइमन कमीशन आया क्यों? टू रिव्यू द एक्ट ऑफ 1919। 1919 के अधिनियम को रिव्यू करने के लिए अंग्रेज लोग आते हैं और उसमें सारे अंग्रेज ही हैं। तो फिर वो रिव्यू कैसे करेंगे, इंडिया में एक्ट का सक्सेस होना या फेलियर होना, उस चीज को कैसे जजमेंट करेंगे? इसीलिए आप उस शेर को आप इसके साथ में अगर रिलेट कर पाते हैं तो वो चीज आपको ज्यादा टाइम तक याद रहती है। इसीलिए हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम लोगों को दो मेथड अप्लाई करेंगे। एक होगा एसोसिएटिव लर्निंग, जब हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ में रिलेट कर पाते हैं तो हमें वो चीज अधिक टाइम तक याद रहती है। दूसरी चीज होती है इसकी अप्रोच। अप्रोच होती है रूट टू फ्रूट। रूट टू फ्रूट का मतलब रूट यानी हर एक इवेंट का, हर एक इंसिडेंट का हमें रीजन पता होना चाहिए। एग्जांपल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, रीजन क्या रीजन था, तो हमें रीजन समझना होगा। दूसरा होता है इसके बाद में इंसिडेंट या इवेंट, इसके साथ में कौन कौन सी, साथ में कई सारी घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं कौन कौन सी हैं, और लास्ट में इसमें हम लोगों को पढ़ना होता है रिजल्ट। इसके कई सारे फायदे होते हैं। जब भी हम लोग किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इससे फैक्ट तो तैयार होता ही है, लेकिन जब भी हम किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे पास राइटिंग स्किल अच्छा होता है। वहां पर हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन के बारे में लिखना होता है तीन चीजें, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड रिजल्ट। इसका कंक्लूजन क्या होगा, यही चीज यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं किसी भी इंसिडेंट के रीजन के बारे में, उसके साथ में इवेंट कौन सी हो रही है और रिजल्ट क्या है। इन तीनों चीजों के बारे में कोई भी चीज, जैसे कि 1885 में बर्थ ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का जन्म हो रहा है, तो रीजन क्यों, इसके साथ कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, उसका इम्पैक्ट क्या है, रिजल्ट क्या है। तो ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में। जब ये चीजें हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री बोरिंग नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं सिलेबस के बारे में। हिस्ट्री में किसी भी वनडे एग्जाम में क्या सिलेबस में पूछा जाता है। हिस्ट्री में पहला सिलेबस में आता है, उसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं विश्व इतिहास। कुछ लोगों के मन में आएगा कि जब भी हम वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं लिखा होता है। रियलिटी है, हमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी होती है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री की एक इतनी समझ होनी जरूरी है कि जब भी हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें वर्ल्ड हिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। कैसे, जब हम लोग कर्नाटिक वॉर को पढ़ते हैं तो कर्नाटिक में 3 वॉर हुए हैं। अब पहले वॉर का रीजन क्या था, ऑस्ट्रिया के सक्सेसर के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध। कहाँ लड़ा जा रहा है, यूरोप में। इसके बाद में 1773 का एक्ट आया, रीजन क्या है, रीजन है बोस्टन टी पार्टी, अमेरिका में हो रहा है। इसका मतलब विश्व में होने वाली कई सारी घटनाएं होती हैं जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करती हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को बदलती हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को समझने की ताकत रखती है। इसीलिए हमें थोड़ी सी समझ रखनी होगी वर्ल्ड हिस्ट्री की, विश्व इतिहास की। बाकी किसी स्टूडेंट को अगर सेपरेट वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ना है तो वो कमेंट करेगा, हम उसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। दूसरा होता है हिस्ट्री में हमें पढ़ना है रीजनल हिस्ट्री, यानी हमारा भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को भी हम लोगों ने अलग से पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है। पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री या फिर प्राचीन भारत। दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं मिडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत। जबकि तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास। मोस्टली यही 3 पार्ट में पढ़ते हैं, लेकिन हमें सिर्फ यही 3 पार्ट नहीं पढ़ने हैं, हमें एक पार्ट और पढ़ना है। इसको हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस कहते हैं या फिर हम लोग कहते हैं आजादी के बाद।
आजादी के बाद का भारत, यानी प्राचीन काल से लेकर के प्राचीन काल उस समय से जिस समय से सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, केवल सिर्फ वही नहीं, हम लोगों को पाषाण काल भी पढ़ना है। पाषाण काल से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक पीरियड से लेकर मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, देव राजपूत पीरियड, वो सारा इतिहास कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? प्राचीन भारत में। दूसरा है मध्यकालीन भारत, जब भारत में मुस्लिम का आगमन हुआ, इस्लाम का आगमन हुआ और वहां से लेकर के यूरोपियन के आगमन तक की कहानी हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत में। तीसरा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की कहानी शुरू होती है यूरोपियन के आगमन से। यूरोपियन का भारत में आगमन होता है, वहां से स्टार्ट होता है और इसको हम लोग 1947 तक पढ़ते हैं। आधुनिक भारत को भी हम लोग सेपरेट करके पढ़ते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है कि हिस्ट्री या पॉलिटी को हम लोग पढ़ते हैं तो डिवीजन करके पढ़ते हैं। थोड़ा डिवीजन करके पढ़ने से क्या होता है कि चीजें आसान होती हैं, ज्यादा समय तक रिकॉल रहती हैं। तो आधुनिक भारत दो पार्टों में है। दो पार्टों में पहला पार्ट है जो 1757 से एक्चुअल में शुरू होता है और 1857 तक जाता है। दूसरा 1857 से 1947। इसको फर्दर हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? पहले पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश विस्तार को, साथ ही साथ उस समय आने वाले गवर्नर या गवर्नर जनरल को, और तीसरा उसी के साथ में होने वाली कई सारी घटनाएं जो एक्ट आते हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1835, 1858 का एक्ट, तो ये सारे एक्ट को पढ़ते हैं। तो दोनों पार्ट को फिर से हम लोग तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है जिसको हम लोग कहते हैं हिस्ट्री। लास्ट में इसमें आता है आजादी के बाद। आजादी के बाद का मतलब 1947 से लेकर 1991 तक की बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे कि 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया। तो वो बहुत सारी घटनाएं हैं, तो उन घटनाओं को भी हमें पढ़ना है कहाँ पर? आजादी के बाद। ये हमारा सिलेबस है। ये सिलेबस पढ़ा जाता है इतिहास है। जब इस इतिहास को हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं तो वो हमें अधिक टाइम तक याद रहता है, साथ ही पढ़ने में मन भी लगता है। दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटी, हिंदी में जिसको कहते हैं राज्य व्यवस्था। अब ये क्या है? पॉलिटी भी समझना है। साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए जब ये पॉलिटी पढ़ता है, राज्य व्यवस्था पढ़ता है, तो उसके लिए बहुत कंफ्यूजन होता है, परेशान होता है। परेशान होना जायज भी है क्योंकि वो चीजें उसने नहीं पढ़ी होती है। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट जिसने पढ़े हैं केवल उसी को इंटरेस्ट आता है। साइंस बैकग्राउंड को उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है। कैसे? क्वालिटी होता क्या है? पहले तो हमें यहाँ समझना है कि कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति होता है वो होता है स्वतंत्रता का सिंबल। केवल व्यक्ति ही नहीं, जैसा कि हम लोगों को पता है पृथ्वी जब बनी, उसके बाद में पृथ्वी पर जब जीवन आया तो हर एक स्पीशीज अपने आप में स्वतंत्र थी। हर एक स्पीशीज, हर एक जानवर, कोई भी पेड़ पौधे, हर एक चीज अपने आप में स्वतंत्र थी। अब व्यक्ति जब स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता देखने में बड़ा अच्छा शब्द लग रहा है कि हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन ये अपने आप में नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म क्यों है? इसको समझ लें। जैसा कि हमें पता है कि नेचर के शासन में, नेचर की विधि में कहीं भी सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं होती है। प्रकृति हमेशा जोखिम से भरी होती है, स्ट्रगल से भरी होती है। अब यही मान के चलो हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी पूरी क्षमता को यूज करने के लिए, अपनी पूरी पावर को यूज करने के लिए। तो आप सोच के देखो, आप जिस समाज में रह रहे हैं वहां हर एक व्यक्ति जिस पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, हर एक व्यक्ति अपनी पूरी स्वतंत्रता है, हर एक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को यूज कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो समाज कितना अराजक हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो चाहता है वो छीनना चाहेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये स्वतंत्रता अपने आप में नेगेटिव हो जाती है। तो इस स्वतंत्रता को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, इसीलिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई और इसको हम लोग कहते हैं राज्य। यहाँ राज्य का मतलब ये नहीं है, राज्य का मतलब यहाँ पर भौतिक सीमाओं से नहीं है कि कोई भी क्षेत्र जिसकी कुछ भौतिक सीमाएं होती हैं उसको राज्य कहते हैं। यहाँ राज्य का मतलब ये नहीं है। यहाँ पर राज्य का जो मतलब है, यहाँ राज्य का मतलब है शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला। सिंबल ऑफ पावर, ये है सिंबल ऑफ लिबर्टी, सिंबल ऑफ फ्रीडम, जबकि ये है सिंबल ऑफ पावर। ये शक्ति का नियंत्रण करता है, शक्ति को अपने आप में रखता है। क्यों रखता है?
ताकि इन व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकार सीमित रहे, ये व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र रहें, इनको सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए राज्य की व्यवस्था की। राज्य का मतलब एक शक्ति की ऐसी व्यवस्था, एक संस्था, कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसका काम होगा व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता की देखरेख करना और उनको सुरक्षा प्रोवाइड करना। क्योंकि हमने समझा है स्वतंत्रता अपने आप में नेगेटिव टर्म है। एक व्यक्ति है जोको विलिंग, अमेरिकी कमांडर है, उनका स्टेटमेंट है डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। इसका मतलब फ्रीडम अपने आप में नेगेटिव टर्म है जब तक उसके साथ में डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए इंग्लिश में एक नया वर्ड यूज किया जाता है लिबर्टी। लिबर्टी इज नथिंग बट रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम, यानी फ्रीडम स्वतंत्रता किसके साथ में, अनुशासन के साथ में। अगर कोई भी व्यक्ति अनुशासन के साथ स्वतंत्र है तब वो अराजक नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, जैसे कि आज की जनरेशन में कई सारे बच्चे चाहते हैं कि हमें पेरेंट्स जो है स्वतंत्रता नहीं देते हैं, आजादी नहीं देते हैं। वो अपने आप में हो सकता है सही हो, लेकिन अभी उनकी वो समझ नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता बिना किसी शक्ति के, बिना किसी अनुशासन के अपने आप में अराजक हो सकती है। अगर वही पेरेंट्स कहते बच्चों से जाओ तुम्हें आजाद किया, जा सिमरन जा, जीवे अपनी जिंदगी, लेकिन सिमरन से ये पूछा ही नहीं क्या सिमरन तेरे पास पैसे हैं, काम कैसे चलेगा। अब उस बच्चे को पूरी तरह से आजाद कर दिया जाए, उस बच्चे को पैसे नहीं दिए जाए, उस बच्चे का सपोर्ट नहीं किया जाए, तो अपने आप में वो आजादी, वो स्वतंत्रता नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति या उसी बच्चे के साथ में पेरेंट्स ये कहते हैं कि जाओ तुम्हें जो करना है, जो पढ़ना है पढ़ो, मेरा साथ तुम्हारा है, मेरा साथ तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं, पैसे चाहिए हो जब जरूरत हो, जो कोर्स करना है, जो भी करना है, तो इसी चीज को, इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था का मतलब कुछ नहीं है कि एक तरफ कई सारे व्यक्ति हैं जिनके स्वतंत्रता और अधिकार हैं, हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहता है, उसके कुछ अधिकार हैं उनको करना चाहता है, लेकिन अगर ये पूरी तरह से फ्री हो जाए तो फ्री होने पर क्या है, अराजक हो जाएंगे। इसीलिए इस अराजकता को रोकने के लिए हम लोगों ने एक संस्था बनाई जिसको हम लोग कहते हैं राज्य। राज्य कुछ और नहीं है बल्कि राज्य अपने आप में शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। वो व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, वो कोई संस्था हो सकती है, इसको हम लोग कहते हैं राज्य। अब पूरी दुनिया में देखा जाए तो पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के राज्य हैं, अलग अलग तरह के राज्य हैं। तो आप देखेंगे कहीं पर व्यक्तियों की स्वतंत्रता बहुत अधिक है, राज्य की शक्ति बहुत कम है, लेकिन आप देखेंगे कहीं पर राज्य धीरे धीरे इतना पावरफुल हो गया कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म हो गई है और राज्य अपने आप में बहुत पावरफुल हो गया है। इस बात को अगर हम समझना चाहें दो लाइन से समझ सकते हैं। लाइन ये है कि लगाकर आग एक शहर को बादशाह ने कहा, उठाए आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर अभी और बाकी है। आप समझ सकते हैं कि राज्य यानी राजा इतना पावरफुल हो गया है कि वो किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता, उसके अधिकारों को छीन सकता है। जबकि राज्य किसने बनाया, हम लोगों ने। स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए ही तो राज्य बनाया है। राज्य कैसे चलता है, हम लोगों के पैसों से, टैक्स से, कर देते हैं, उसी से चलता है। और राज्य आज इतना पावरफुल हो गया है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के घर को, शहर को केवल इसलिए जला सकता है कि उसके मन में शौक आया है। ये व्यवस्था अपने आप में गड़बड़ हो गई। यही तो टाइम पीरियड था राजाओं का जो हम लोगों ने पढ़ा है, सामंतवादी, मोनार्की। तो दुनिया में अगर देखा जाए इसी के लेवल को कि कहां पर व्यक्तियों की स्वतंत्रता अधिक है, कहां पर कम है, कहां पर राज्य की शक्ति अधिक है, राज्य की शक्ति कम है, इस आधार पर पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं। इन सभी व्यवस्थाओं को हम लोग कहते हैं राज व्यवस्था या पॉलिटी। अगर अरस्तु की बात की जाए, एक वेस्टर्न फिलोसोफर है अरस्तु, उनके अनुसार कहा गया है राज्य 8 प्रकार के होते हैं। अब वो 8 प्रकार के कौन कौन से राज्य होते हैं, इस सारी चर्चा को हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, पॉलिटी में। आपने मोनार्की का नाम सुना होगा, आपने अराजकता सुनी होगी, लोकतांत्रिक देश सुना होगा। लोकतंत्र का मतलब है कि जहां पर व्यक्तियों की स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति दोनों इस तरह से बैलेंस है कि राज्य की शक्ति इतनी पावरफुल नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जा सके, या व्यक्तियों की स्वतंत्रता इतनी नहीं है कि वो किसी भी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर किसी राज्य के साथ किसी शक्ति का प्रयोग कर सके। इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग कहते हैं लोकतांत्रिक शासन। तो शासन व्यवस्था कई सारी होती है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं राज व्यवस्था।
तो अब इस राज्य व्यवस्था या पॉलिटी में सिलेबस क्या क्या होता है वो हमें समझना है। इसको भी हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। कुछ लोगों का मानना है पॉलिटी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं, पॉलिटी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ नियमों का एक दस्तावेज होता है, वो नियम होते हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैटिक कहा जाता है। जबकि राज्य व्यवस्था अपने आप में डायनामिक होती है, कभी राज्य पावरफुल होता है, कभी राज्य अपने आप में कमजोर होता है, वीक होता है, तो इसीलिए डायनामिक होती है पॉलिटी। जबकि अगर बात की जाए पॉलिटी के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक होता है। तो पॉलिटी को हम लोग पढ़ते कैसे हैं? सबसे पहली चीज होती है पॉलिटी में बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बुनियादी अवधारणा, बेसिक अवधारणा, आधारभूत अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा राज्य होता क्या है। आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 में हम लोग राज्य की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो राज्य की डेफिनेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से दी हुई है। राज्य होता क्या है? राज्य कोई भी भौतिक सीमाओं के अंदर बंधा हुआ क्षेत्र नहीं है, बल्कि राज्य अपने आप में पावर को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था है। केंद्र का राज्य सरकार हो सकती है, केंद्र की सरकार हो सकती है, राज्य की सरकार हो सकती है, स्थानीय सरकार हो सकती है। कोई भी संस्था जो कि राज्य के द्वारा वित्त पोषित है, जिसको पैसा गवर्नमेंट से मिलता है, वो सभी राज्य के अंदर आते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में। तो पहले हमें पढ़ना होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब राज्य क्या है। दूसरा, राज्य के अंग क्या क्या होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बारे में। ये राज्य के ऑर्गन्स हैं, इनका काम क्या होता है, तो हमें यही समझना होगा कार्यपालिका होता क्या है, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों के काम क्या है। इसके साथ में ही कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो कि हम लोग पॉलिटी में यूज करते हैं, जैसे कि बिल, विधेयक क्या होता है। हम सीधा इस चीज को पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं तो वो चीजें केवल आर्टिकल्स के फॉर्म में बताई जाती हैं, आप उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। जब आप कोई सब्जेक्ट समझते हैं, इसका मतलब उसके शब्दों को समझते हैं। आपको पहले वर्ड समझने होंगे कि बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, रूल क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, डॉक्ट्रिन क्या होता है। बार बार ये टर्म आएगा, डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। जब हम लोग न्यायपालिका पढ़ते हैं, 10 से अधिक डॉक्ट्रिन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। तो ये डॉक्ट्रिन होता क्या है, तो डॉक्ट्रिन को भी समझना है। दूसरी चीज है जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद में जो चीज आती है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में जिसको आप कहते हैं संविधान। ये संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, ये बस वही चीजें हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं। और इसका संविधान में प्रोविजन क्या है, किस भाग में है, यही चीज है। जैसे कि एक्ट की बात की जाए, लॉ की बात की जाए, रूल की बात की जाए, डॉक्ट्रिन की बात की जाए, कार्यपालिका की बात की जाए, विधायिका की, न्यायपालिका की, ये हर एक टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में किस फॉर्म में दिए हुए हैं, किस भाग में है, किस आर्टिकल में है। तो ये सारी चीजें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 22 भाग पढ़ते हैं, 12 अनुसूचियां पढ़ते हैं, 395 अनुच्छेद, 395। तो इनके सारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। पहले पार्ट में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, ये है हमारा सिलेबस। तीसरी चीज, इसको डिवाइड करके और हम लोग पढ़ते हैं। तीसरी चीज, तीसरी में आता है इंपॉर्टेंट एक्ट। कई सारे एक्ट हैं जो कि हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कई सारे एक्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है बल्कि संसद द्वारा बनाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे एक्ट हैं जिनके लिए बताया गया है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। अभी आप हाल ही में देखेंगे राहुल गांधी के बारे में कुछ न्यूज़ सुना होगा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, वहां पे इस एक्ट के बारे में कहा जाता है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। हर एक एक्ट अलग अलग। अभी अगर आपने नाम सुना हो, रिसेंटली में प्रिजनर्स के लिए एक नया एक्ट आया है महाराष्ट्र सरकार ने, जिसको मॉडल प्रिजनर एक्ट के नाम से जाना जाता है, रिसेंटली में आया हुआ है। तो ये इंपोर्टेंट एक्ट क्या है, जिनका करंट इशू भी देखेंगे और कई सारे जैसे भी देखेंगे जो पुराने हैं। इनके लिए अगर समझना है तो एक बुक आती है एलेक्स एंड्रूज की, जिसके अंदर 100 के आसपास ही इंपोर्टेंट एक्ट है जो कि किसी भी लॉ की तैयारी कर रहा है या फिर किसी को अच्छे से तैयारी करनी है पॉलिटी की, तो वो ले सकता है, समझ सकता है। इंपोर्टेंट एक्ट, इसके साथ साथ क्या है,
इंपॉर्टेंट जजमेंट। कई सारी जजमेंट हैं जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया है, और वो सारी जजमेंट हमें पढ़ना है। फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, डीपीएसपी पढ़ते हैं, तो कई सारे एक्ट, कई सारे केसेस के बारे में, शंकरी प्रसाद नाम सुना होगा, शंकरी प्रसाद केस है, गोलकनाथ केस है, चंपकम दुरईराजन केस है, क्योंतो होलोहार केस है। तो ये सारे के सारे एक्ट जो आते हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में मदद करते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये सारा हमारा सिलेबस है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटी या फिर राज्य। क्या है? व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकार सीमित रहे, इसके लिए हमने राज्य बनाया। राज्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट किया है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में। तो ये बेसिक टर्म्स क्या होते हैं? बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, रूल क्या होता है, डॉक्ट्रिन्स क्या होता है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या है, पूरा संविधान। संविधान हमें पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके महत्वपूर्ण 80 से 90 आर्टिकल हम लोगों को याद रखनी है, जिसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगला आता है इंपोर्टेंट एक्ट। कई सारे एक्ट हैं जो बहुत जरूरी हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट नाम सुना होगा, अभी आपने सुना होगा। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, क्या है? मीसा का नाम सुना होगा। तो ये सारे एक्ट क्या हैं? इंपोर्टेंट एक्ट, इनको हमें समझना होगा। जजमेंट, बहुत सारे इंपोर्टेंट जजमेंट हैं। शंकरी प्रसाद हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, तो कई सारे मिनर्वा मिल्स केस हो गया। तो ये कई सारे केस होते हैं, लास्ट में इनको हमें पढ़ना है। इन तीनों चीजों को मिला करके हमारा तैयार होता है, इसको हम लोग कहते हैं पॉलिटी या फिर राज्य व्यवस्था। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अभी हमें केवल सिलेबस को डिस्कस करना है कि जीएस में एक्चुअल क्या है। जीएस कहने से, जीएस अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जीएस की हमें बाउंड्रीज समझनी है, जीएस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जीएस को किस तरह से डिफाइन किया गया है। क्योंकि हम लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम लोग सिलेबस को नहीं देखते हैं। आपको पहले सिलेबस को देखना होगा। पहले हमें ये समझना होगा जीएस की बाउंड्रीज कहां तक हैं। जीएस जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन है, स्पेशल स्टडी नहीं है। इसका मतलब जैसे कई सारे लोग, जब हम लोग इसमें साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में वो कोर सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हैं, उसके अंदर कोर थ्योरीज भी है, उनको पढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ वो सिर्फ सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडी है। यहाँ हमें उसके सिर्फ एप्लीकेशन को समझना है। अगला क्या आता है? अगला आता है जिसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको कहते हैं भूगोल। हालांकि जिसने मुझसे इंग्लिश पढ़ा है उसको पता होगा, इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन ज्योग्राफी का भूगोल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जियो का मतलब हमें सभी को पता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्रीक टाउन में। ग्राफी का मतलब होता है टू राइट, इसका मतलब ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया? टू राइट अबाउट अर्थ, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी के बारे में। इसलिए यहाँ पर हिंदी क्या है? भूगोल। तो ये क्या है कॉन्फ्लिक्ट, इस चीज को भी समझना है। पहले हमें यही समझना है ज्योग्राफी को पढ़ना क्यों है। जब भी हम किसी भी जगह की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, किसी भी जगह की पॉलिटी को पढ़ते हैं, सोसाइटी को पढ़ते हैं, रिलीजन को पढ़ते हैं, इकोनॉमी को पढ़ते हैं, उसका बेसिक बुनियादी ढांचा समझने के लिए होता है ज्योग्राफी। जैसे कि हम लोग इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारे विदेशी हमले हुए। क्यों? उसका रीजन है ज्योग्राफी। हमें पता है हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए, अमेरिका बहुत कम समय में ही सुपर पावर बन गया है। क्यों? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से हमें समझ आता है। दूसरा हम लोग समझते हैं पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। तो किसी भी जगह की, कहीं पर आप देखते हैं तालिबान जैसा भी शासन है, कहीं पर देखेंगे लोकतांत्रिक शासन भी है, कहीं पर देखेंगे नॉर्थ कोरिया तानाशाही भी है। तो हम देखेंगे अलग अलग तरह की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। क्यों होती है? रीजन है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को हमें समझना है। ज्योग्राफी समझने के लिए आप देखेंगे कि कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं। अफ्रीका, रिसोर्सेज बहुत है लेकिन फिर भी गरीब है। क्यों? क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री में एक नियम है पूंजीवादियों के द्वारा दिया हुआ। पूंजीवाद ये कहता है कि जिसके पास रिसोर्सेज हैं, अगर वहां पर इंडस्ट्रीज को ओपन करते हैं, इंडस्ट्रीज ओपन करने से वो एरिया डेवलप्ड हो जाएगा, वहां के लोग पावर में आ जाएंगे। फिर आप उनको एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे? उसके रिसोर्सेज को यूज कैसे करेंगे? तो किसी की रिसोर्सेज को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा? वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं बनानी होगी, इंडस्ट्रीज कहीं और बनाई जाएंगी। तो ज्योग्राफी में जब हम लोग रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, तो वहां से हमें समझ आता है कि यूरोप और अमेरिका को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह भी जहां पर भी रिसोर्सेज हैं वहां इंडस्ट्रीज नहीं ओपन की जाती है। उसके कई सारे रीजन हैं, हम लोग पढ़ेंगे कहां पे? ज्योग्राफी।
तो ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी में सिलेबस क्या है, इस चीज को समझना है। इससे पहले थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। ज्योग्राफी के बारे में एक बुक है, अगर शायद कभी किसी ने पढ़ी हो, 34 पहले तो पढ़ना। इसका नाम है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी टिम मॉर्सल की लिखी हुई किताब है। अब ये है क्या, जैसा कि हम लोगों को पता है, सभी जानते हैं, एवरी पर्सन इज आउटकम ऑफ हिज और हर सर्कमस्टेंसेस। हर एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का परिणाम होता है। और ज्योग्राफी भी क्या कह रहा है, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। हम लोग क्या है, प्रिजनर्स हैं, हम लोग कैदी हैं, किसके, नेचर के। भारत की तो संस्कृति शुरू से ही नेचर वर्शिप को मानती है, प्रकृति को पूजती है। हम लोगों ने अपने आप को कैदी नहीं माना है, लेकिन जिन लोगों ने थ्योरीज दी है वो मानते हैं हम लोग कैदी हैं। हम लोगों ने कहा नहीं, ये नेचर हमारा घर है और हमसे बड़ा है नेचर, इसीलिए हम उसको पूजते हैं, वो पूजनीय है। जबकि ये लोग कहते हैं प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी की कहानी जहां से शुरू होती है, उसका एक छोटा सा किस्सा है। किस्सा ये है, कहानी शुरू होती है व्लादिमीर पुतिन से। अब आपने नाम तो सुना ही होगा, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। अगर व्लादिमीर पुतिन का नाम नहीं सुना, इसका मतलब आप करंट से अपडेट नहीं है, आपको चीजें समझनी होगी। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि मैं बहुत ही रिलीजियस हूँ, बहुत ही धार्मिक हूँ। मैं जब भी गॉड से प्रे करता हूँ तो मेरे मन में केवल एक ही ख्याल आता है, यूक्रेन में माउंटेन्स क्यों नहीं है। आप देखेंगे यूरोप के अगर फिजिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यूक्रेन से लेकर मॉस्को तक, या कहें कि पोलैंड से लेकर के मॉस्को तक पूरा एरिया फ्लैट है, पूरा प्लेन एरिया है, जिसको हम लोग यूरोपियन ईस्टर्न प्लेन के नाम से जानते हैं। एरिया प्लेन होने की वजह से क्या होता है, जब दो कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहां कोई नेचुरल बाउंड्रीज नहीं होती है, तो दोनों कंट्रियों को सिक्योरिटी के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। आप सोच के देखो, अगर भारत और चाइना के बीच में हिमालय पर्वत नहीं होता तो सिचुएशन क्या होती। एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है हिमालय। नेचुरल बाउंड्री होने की वजह से भारत और चाइना के बीच में कई सारी चीजें बच जाती हैं। जब नेचुरल बाउंड्री है तब चाइना इतना आफत खाए हुए है, छोटी छोटी झड़प होती रहती है, बहुत सारे केस सुने होंगे आपने। इसका मतलब है कि ज्योग्राफी हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करता है। ज्योग्राफी से ही तय किया जाता है किसी भी देश की बाउंड्री, किसी भी देश की दोस्ती के बारे में। तो ज्योग्राफी को हमें समझना है। ज्योग्राफी में जब हिमालय को पढ़ते हैं तो केवल उसका पॉलिटिकल व्यू नहीं, अगर आप सोच के देखो कि हिमालय जिस जगह है उस जगह ना होता, बाकी सारी कंडीशन जैसे चल रही है वैसी ही होती, तो आप सोच के देखो भारत का इतिहास कैसा होता। जैसा कि हमें पता है कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। इस हिसाब से भारत के उत्तर भाग और दक्षिण भाग में अगर देखा जाए तो दोनों के टेम्परेचर में अंतर होना चाहिए। लेकिन हिमालय के होने की वजह से रीजन क्या होता है, साइबेरियन हवाएं जो है उत्तर भारत में एंटर नहीं कर पाती है, इसीलिए भारत का पूरा एरिया एक ही क्लाइमेट जोन में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में। जबकि ट्रॉपिकल रीजन तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही होता है, उसका रीजन है हिमालय। इसका मतलब ज्योग्राफी हम लोगों को सभी को इन्फ्लुएंस करता है, इसीलिए ज्योग्राफी को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिलेबस क्या होता है ज्योग्राफी में, हम लोग यहाँ पर भी दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, विश्व इतिहास, और दूसरा पढ़ते हैं भारत का। एक्चुअल में जो चीजें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वही सारी चीजें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, दोनों के नाम अलग हो जाते हैं। पूरी ज्योग्राफी के अगर सिलेबस को डिफाइन किया जाए तो पूरी ज्योग्राफी को हम लोग दो पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक ये चीजें रब कर देनी चाहिए। पूरी ज्योग्राफी को हम लोग दो पार्ट में डिफाइन करते हैं। एक है जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। शुरुआत में जब ज्योग्राफी की स्टडी स्टार्ट हुई तो शुरुआत में ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी ही था। फिजिकल ज्योग्राफी ही हम पढ़ते थे, भौतिक स्ट्रक्चर को ही हम लोग पढ़ते थे। हम लोग माउंटेन्स को, प्लेट्यूज को, कई सारी चीजों को पढ़ते थे। लेकिन जब वेस्टर्न थिंकर्स आए उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, ह्यूमंस हम लोगों का ये घर है, पृथ्वी हम लोगों का घर है। तो जब हम पृथ्वी की स्टडी कर रहे हैं, अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, तो ह्यूमन को हम वहां से एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं। ह्यूमन पर भी तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसी चीज की स्टडी को हम लोग कहते हैं नेचर वर्सेस नर्चर।
नेचर बड़ा है या नर्चर बड़ा है, इस चीज की डिबेट हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है। इसीलिए ज्योग्राफी को दो पार्ट में पढ़ा जाने लगा, एक है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ते हैं? पहला आता है जिसको हम लोग कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, जियो का मतलब अर्थ है, मॉर्फ का मतलब सभी को पता है शेप है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका शेप है, उस शेप की स्टडी करना, इसको हम लोग कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में कुछ भी नहीं है, बल्कि जियोमॉर्फोलॉजी में जो भी स्थल भाग है, जो कॉन्टिनेंटल भाग है, उसकी स्टडी करते हैं हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में। हम लोग माउंटेन्स पढ़ते हैं, हम लोग प्लेट्यूज पढ़ते हैं, हम लोग प्लेन पढ़ते हैं, कोस्टल रीजन पढ़ते हैं, ये सभी के सभी पार्ट है किसके अंदर? जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। जब हम जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं वर्ल्ड लेवल पर, तो हमें पता चलता है कि हम केवल हिमालय की स्टडी नहीं करते हैं, हम लोग रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, यूराल, कार्पेथियन, अरावली, ये हर एक माउंटेन्स की स्टडी करते हैं। लेकिन जब केवल बात इंडिया की आ जाती है, तो वहां पर हम लोग हिमालय की स्टडी करते हैं, वहां हम सतपुड़ा की स्टडी करते हैं, वहां अरावली, विंध्याचल की स्टडी करते हैं। इसका मतलब है कि अगर विश्व और भारत के इतिहास को डिवाइड किया जाए, दोनों कुछ भी अलग नहीं है, दोनों में अंतर इतना है, एक की स्टडी हम लोग वर्ल्ड लेवल पर करते हैं, माउंटेन्स पढ़ने हैं तो पूरी दुनिया के पढ़ने हैं, लेकिन इंडिया में देखा है तो सिर्फ इंडिया के पढ़ने हैं। अगर यही जियोमॉर्फोलॉजी को हम लोग इंडिया के बेस पर देखें, तो इसको हम लोग कहते हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। भारत की जो भू आकार की है, पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग कहते हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इसका मतलब है एक्चुअल में ज्योग्राफी का सिलेबस अलग अलग नहीं है, सिलेबस वही है, सिलेबस को अलग अलग करके डिवाइड करके पढ़ा गया है। दूसरा आता है फिजिकल ज्योग्राफी में ही, जिसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी कुछ और नहीं है, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ जो वायु का, जिसके अंदर कई सारी गैसेस होती है, सिर्फ उसकी स्टडी की जाती है, क्लाइमेट की स्टडी की जाती है। जब हम इसी चीज को वर्ल्ड लेवल पर पढ़ते हैं, तो पूरी दुनिया में, विश्व में क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, कितने प्रकार के क्लाइमेट होते हैं, कोपेन के नियम को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब इसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं भारत के लेवल पर, तो हम लोग पढ़ते हैं मॉनसून को, भारत में आने वाला मॉनसून। तो मॉनसून के बारे में, उसके बारे में इफेक्ट्स को पढ़ते हैं कि मॉनसून को आने की वजह क्या है। वहां पे हम लोग एल नीनो को पढ़ते हैं, वहां पे हम एंसो को पढ़ते हैं, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। वहां हम लोग जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ते हैं, वहां आईटीसी जेट के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम मॉनसून को पढ़ते हैं इंडिया लेवल पर, तो आईटीसी जेट, जेट स्ट्रीम के बारे में सिर्फ छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेकिन जब उसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं वर्ल्ड लेवल पर, तो हमें आईटीसी जेट को कंप्लीटली समझना होता है कि ये है क्या। तीसरी चीज आती है ज्योग्राफी के अंदर की, जिसको हम लोग कहते हैं ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी कुछ और नहीं, इसको हम लोग कहते हैं समुद्र विज्ञान। इसका मतलब अगर देखा जाए, तो ये है हमारा स्थल विज्ञान, ये है हमारा वायु विज्ञान। वायुमंडल की स्टडी की जाएगी, ओशिनो जहां पर समुद्र की या जल की स्टडी की जाएगी। तो जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, तीनों की स्टडी अलग अलग जहां पर की जाती है, वही अलग अलग पार्ट हो जाती है वर्ल्ड लेवल पर। तो जब हम ओशिनोग्राफी की बात करते हैं, तो वहां हमें इंडियन ओशियन भी पढ़ना होगा, पैसिफिक ओशियन भी पढ़ना होगा, अटलांटिक ओशियन भी पढ़ना होगा। हर एक ओशियन को पढ़ना होगा, उसकी कंडीशंस को पढ़ना होगा। लेकिन जब हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं, तो हमें इंडियन ओशियन की स्टडी करनी होगी, हमें कोस्टल रीजन की स्टडी करनी होगी। इसके बाद में इसके अंदर एक टॉपिक और आता है, जिसको हम लोग कहते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो स्थल खंड है, इसका इरोजन के बाद में क्या बनता है, जिसको आप सॉइल कहते हैं। सॉइल क्या होता है, वेजिटेशन क्या होता है, ये सारी चीजें जहां स्टडी की जाती है, उसको हम लोग बायोजियोग्राफी कहते हैं। जब हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया में अलग अलग मिट्टियों के प्रकार, सॉइल की बात करते हैं, पूरी दुनिया में अलग अलग वेजिटेशन की बात करते हैं। लेकिन जब हम यही बात इंडिया के बारे में करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इंडिया में सॉइल कितनी प्रकार की है। तो आप देखेंगे प्लेन रीजन का, कोस्टल रीजन का, रेगिस्तान, मरुस्थली वाला एरिया, पर्वतीय एरिया, हर जगह की अलग अलग मिट्टी है, मिट्टी के कलर अलग अलग है, उस मिट्टी में होने वाले वेजिटेशन अलग अलग है। ये सारी स्टडी कहाँ करती है? बायोजियोग्राफी।
तो सिलेबस को जब हम अलग अलग पढ़ते हैं तो जो वर्ल्ड लेवल पर पढ़ते हैं तो डिफाइन इस तरह से किया जाता है, लेकिन भारत के आधार पे करते हैं तो यही चीजें होती है, नाम अलग हो जाते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं फिजियोग्राफी और ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम लोग माउंटेन्स पढ़ते हैं, प्लेट्यू को पढ़ते हैं, प्लेन्स को पढ़ते हैं, कोस्टल रीजन को पढ़ते हैं। लेकिन जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो भारत के अंदर मानसून को पढ़ते हैं। जब हम लोग ओशिनोग्राफी पढ़ते हैं तो हम लोग भारत के अंदर सुनामी को पढ़ते हैं, साइक्लोन को पढ़ते हैं। जब हम लोग बायोजियोग्राफी इंडिया के लेवल पर पढ़ते हैं तो सोइल को पढ़ते हैं, वेजिटेशन को पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार की मिट्टियां के बारे में पढ़ते हैं। तो सिलेबस मोटा मोटा यही है, जिसको अलग अलग डिफाइन करके पढ़ा जाता है। अपने आप में ये सारा अलग नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, सिलेबस इतना ही है, लेकिन इसके अंदर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो बड़ा हो जाता है। तीसरी चीज आती है इसी के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी क्या होता है? ह्यूमन जियोग्राफी कुछ और नहीं होता है, ह्यूमन का इसके साथ इंटरलिंक हो जाना। आपको पता है कि इस समय एक कंडीशन चल रही है जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्यों आई ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन? इसके पीछे बुनियादी ढांचा क्या है, बुनियादी नियम कौन सा काम करता है? तो हमें पता चलेगा कार्बन एमिशन। जब हम लोग इंसान या जीव जब किसी फ्लड्स के अंदर, सुनामी के अंदर दब जाते हैं तो आपको पता है कि उस जगह पे पेट्रोलियम बनता है। अब ये डिपेंड करता है इंसानों के ऊपर, मेरे जैसे कोई हल्के लोग होंगे वो दब जाएंगे तो गैसेस नेचुरल गैस में बदल जाएंगे, अगर कोई भारी भरकम होंगे पेट्रोलियम या कोल में बदल जाएंगे। डिपेंड करता है, अगर वो फ्रेश वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर दब जाते हैं तो वो कोयला बन जाते हैं। लेकिन अगर वही सॉल्ट वाटर के अंदर, सलाइन वाटर के अंदर या समुद्री जल के अंदर दब जाते हैं तो वही पेट्रोलियम हो जाते हैं। जब वो पेट्रोलियम, कोयला या नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है तो हमारे अंदर जो पहले से मौजूद है कार्बन, वही कार्बन तो पेट्रोलियम में होगा और वही कार्बन वापस से निकलता है और वही कार्बन की वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसके बारे में हम लोग बहुत सारी स्टडीज करेंगे। क्यों स्टडी करेंगे? अभी रिसेंटली की रिपोर्ट आई है सोलवर्ड आर्कटिक रीजन में एक एरिया है, ग्लेशियर है, जहाँ की रिपोर्ट ये बताती है, सोलवर्ड की कंडीशन ये बताती है कि ग्लेशियर बहुत ज्यादा पिघल रही है। उस पिघलने की कंडीशन से क्या हो रहा है, समुद्र का जल स्तर जो है बढ़ रहा है। आने वाले समय में कहा जा रहा है 2050 तक कई सारे ऐसे कोस्टल रीजन के शहर हैं जो डूब जाएंगे। आने वाले समय में मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहर हो सकता है हमें देखने को ना मिले, इसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ह्यूमंस की वजह से कई और सारे रीजन, कई सारे और फैक्टर की वजह से ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हो जाती हैं। इसको हम लोग क्लाइमेटिक चेंज कंडीशन को पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी को क्या कैसे पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या होता है? जैसे कि हमें पता है पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मनुष्य शुरू से ही खुराफाती रहा है, भागना दौड़ना शुरू कर दिया, और जब वो स्टेबल हुआ, स्टेबल होने के बाद सभ्यताएं विकसित हुई, तो वहां से शुरुआत हुई सेटलमेंट की। तो हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं रूरल और अर्बन सेटलमेंट। सेटलमेंट जो अपनी अपनी सभ्यताएं बनाते हैं, एक जगह रुक जाती है, सेटलमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा, जब इंसान रुका हुआ है तो वहां से उसने एग्रीकल्चर की शुरुआत की। तो जो एग्रीकल्चर है वो भी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर के साथ साथ उसने क्या किया, इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा चाहिए तो इंडस्ट्रीज की शुरुआत होती है, उद्योगों को पढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। इंडस्ट्रीज के अलावा जब इंडस्ट्रीज बन जाएंगी, कई सारा माल बन जाएगा, उसको बेचने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन की जहाँ पे होगी, वो ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, वो है हमारा ज्योग्राफी। तो अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक को पढ़ा है। पहला है इतिहास, हिस्ट्री, दूसरा है पॉलिटिक्स में क्या क्या है वो सारी चीजें जानी है, तीसरा है ज्योग्राफी, और चौथा है जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमी क्या है? जैसा कि सभी को पता है, सभी का अभी फिलहाल के लिए अंतिम उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। सभी पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पैसा ही सब कुछ नहीं है। आगे चल के पता चलता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। कहा भी जाता है कि हर एक उम्र में हर चीज की अलग अलग जरूरत होती है। कभी खिलौना चाहिए होता है, कभी लोगों को मासूका चाहिए होती है, कभी दौलत शोहरत चाहिए होती है, और जब इन सारी चीजों से भर जाता है तो अंत में भगवान ही चाहिए होता है, फिर उसको भगवान की याद आती है। इसी तरह अगर बात की जाए तो इकोनॉमी बात करता है पैसे की। शुरुआत नहीं है,
अंत भी नहीं है, लेकिन ये साधन है, साध्य नहीं है, काम करता है। जैसी भारतीय परंपरा में हम लोगों ने चीजें पढ़ी है, धर्म होता है, अर्थ होता है, काम होता है और मोक्ष होता है। ये चार चीजें हम लोगों ने पढ़ी है भारतीय परंपरा में। धर्म का मतलब होता है शिक्षा, पहले हमें सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि हमें अर्थ, पैसा कमाना है। पैसा कमाना ही अंतिम उद्देश्य है? नहीं, पैसा अंतिम उद्देश्य नहीं है। काम, मौज करनी है यार, दुनिया घूमनी है, बहुत सारी चीजें करनी है। जब इन सारी चीजों से भर जाते हैं फिर क्या है, जब बुढ़ापा आ जाता है तो मोक्ष, अब भगवान की याद आती है। तो ये जो बीच का रास्ता है अर्थ, इस अर्थ का जहाँ पे स्टडी करते हैं, पैसों के बारे में जहाँ स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग इस लेवल पर है। जिस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं ज्योग्राफी को, विश्व और भारत, ऐसे ही जब हम सिद्धांतों की विश्व लेवल पर बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स होता है, जबकि छोटे लेवल पर बात की जाए तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी रीजनल टर्म है, यानी ये अपने आप में किसी भी जगह के नाम के बिना अधूरा है। इकोनॉमी कहाँ की, अर्थव्यवस्था अगर बात की जाए कहाँ की, तो हम कहते हैं अमेरिकन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। लेकिन इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स अपने आप में वर्ल्ड लेवल पर जितने भी सिद्धांत इकोनॉमी में काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है, एक किताब है सिद्धांतों की, जबकि इकोनॉमी अपने आप में अर्थव्यवस्था है। किसी भी एरिया के अंदर उन सिद्धांतों को किस तरह से एप्लीकेट किया जा रहा है, किस तरह से यूज किया जा रहा है, वो सारी चीजें जहां पढ़ते हैं वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी में वही स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं बेसिक्स टर्म्स, इकोनॉमी है क्या, डिफाइन कैसे किया, एडम स्मिथ की पूरी कहानी को पढ़ते हैं, चाणक्य पटेल की कहानी को पढ़ते हैं, कंपैरिजन करते हैं किस तरह से चाणक्य और एडम स्मिथ दोनों की कहानियों में अंतर है। फिर हम लोग पढ़ते हैं जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, बेसिक्स टर्म्स पढ़ते हैं। इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा चीजें पढ़नी चाहिए वो दो चीजें होती हैं, एक होता है आरबीआई रिपोर्ट और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं सर्वे ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। भारत का जो अर्थव्यवस्था में समीक्षा की जाती है उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। तो ये सारी चीजें हम लोग जिसमें पढ़ते हैं ये पूरा का पूरा है जिसको हम लोग कहते हैं जीएस। जीएस के अंदर सिर्फ यही नहीं आता है, जीएस के अंदर एक चीज और आती है जिसको हम लोग कहते हैं जनरल साइंस, विज्ञान। अब यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड का बच्चा खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ से वही चीजें पढ़ने को मिलती हैं उसको कि जो चीजें बैकग्राउंड में वो पढ़ के आया है। लेकिन यहाँ पर साइंस का कोर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता है, जैसा कि इसका नाम है सामान्य अध्ययन। तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी हम पढ़ते हैं ये कोर सब्जेक्ट नहीं बल्कि इसके एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को फिजिक्स में वो कोर कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ते हैं सारे। फिजिक्स में भी कई ब्रांचेस हैं, क्लासिकल फिजिक्स होता है, क्वांटम फिजिक्स होता है। तो यहाँ हमें क्वांटम लेवल पर नहीं जाना है, यहाँ सिर्फ हमें फिजिक्स के कई सारे नियम जिसके एप्लीकेशन को पढ़ना है। वो क्या होते हैं आगे हम जब इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे वहां समझेंगे। कई सारे नियम फिजिक्स के हैं जो हमारे ज्योग्राफी में काम आते हैं, इसीलिए ज्योग्राफी को केवल ह्यूमैनिटीज का विषय नहीं कहा जाता है। ज्योग्राफी अपने आप में सेमी साइंटिफिक है, इसका मतलब इसके अंदर कई सारी फिजिक्स के नियम काम करते हैं। प्लैनेटरी मोशन, ग्रह कैसे गति करते हैं, कोरियोलिस फोर्स, कई सारे नियम जो है हम लोग फिजिक्स के ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वो इसके एप्लीकेशन होते हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कोर कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं, पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से नहीं रखती है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस। कई सारी चीजें हैं जो कि फूड में हम लोग यूज करते हैं, फूड केमिस्ट्री के फॉर्म में यूज करते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। इसी तरह बायोलॉजी, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि जीएस में सिर्फ साइंस नहीं दिया जाता है, उसमें सिलेबस में दिया जाता है साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तकनीकी। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी को अगर देखा जाए तो अलग अलग लेवल पर समझा जा सकता है। एक टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के समय में आपने एक नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर की दुनिया में, रोबोटिक्स की दुनिया में नए होने वाले जो तकनीकी है वो सारी की सारी चीजें इसको हम लोग पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो जब हम लोगों को चैट जीपीटी समझना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना है,
अभी एक रिसेंटली में एक वेब सीरीज आई थी, शायद आपने कभी किसी ने देखी हो, एस्पिरेंट। उसके अंदर अगर सेकेंड सेशन में देखा जाए तो उसका जो सेकेंड सीजन है उसमें एक नाम इंट्रोड्यूस किया है, मेटावर्स। तो हमें ये समझना है ये जो आर्टिफिशियल इमेजिनरी दुनिया है ये क्या है, मेटावर्स क्या है। 5G स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा डिबेट रहा है, बहुत सारे लोग परेशान रहे 5G की वजह से ये हो रहा है, पक्षी मर रही है। इसका बेसिक हमें समझना है कि 5G है क्या, ताकि हमें ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज की दुनिया से बचाया जा सके। हम उस चीज की सही समझ रखें, 3G क्या होता है, 5G क्या होता है, चैट जीपीटी क्या है, क्या इस चैट जीपीटी की वजह से कई सारी नौकरियां चली जाएंगी, मेटावर्स क्या है, ये सारी चीजें जहां स्टडी करते हैं इसको हम लोग कहते हैं आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है, आपने रिसेंटली में एक नाम सुना होगा, अ पेरेंट्स विद अ चाइल्ड विद 3 पेरेंट्स या 3 पेरेंट्स चाइल्ड, जो कि ब्रिटेन में एक नया बच्चा पैदा हुआ है जिसके 3 माँ बाप हैं। अब ये सुनने वाला अजीब लग रहा है, 3 पेरेंट्स किसी भी बच्चे कैसे हो सकते हैं? जी हाँ, पॉसिबिलिटीज है, हो सकते नहीं है, हुआ है। कैसे हुआ है? इस टेक्नोलॉजी के अंदर एक टेक्नोलॉजी यूज किया है, बायोटेक्नोलॉजी में एक तकनीक का यूज किया है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डोनर ट्रीटमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, जब भी पेरेंट्स के अंदर कोई भी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसके बच्चे के अंदर वो बीमारी जा सकती है, इस बीमारी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक डिजीज। कई सारी डिजीज होती है, कई सारी बीमारियां होती हैं जो जीन्स में पाई जाती हैं, उस जीन की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, बच्चे के अंदर वो बीमारियां हो जाती हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बीमारी जो हमें है मेरे बच्चे को ना हो। उसके लिए ही साइंस ने एक नई तकनीकी का विकास किया है, इसको हम लोग कहते हैं MDT, माइटोकॉन्ड्रियल डोनर ट्रीटमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पेरेंट्स हैं उनकी सेल्स को लिया जाता है, साथ ही एक हेल्दी सेल को लिया जाता है। उस हेल्दी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को जो भी वीकन माइटोकॉन्ड्रिया है या कह सकते हैं जो डिजीज वाली माइटोकॉन्ड्रिया है उसको रिमूव करके उसकी जगह रिप्लेस किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं MDT। इसके अलावा एक टर्म सुना होगा, डिजाइनर बेबी। कपड़ों में तो डिजाइनिंग सुना होगा, हर चीज में डिजाइनिंग होता है, ये बेबी डिजाइनिंग कैसा हो गया? बेबी डिजाइनिंग, और सोचने वाली ये बात है कि अगर ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आ जाए और बहुत सस्ता हो जाए, बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी हो जाए, तो आप सोच सकते हैं माहौल क्या होगा। जब लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, वो चीज खरीदते हैं जिसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, जिसको खत्म भी किया जा सकता है, कोई यूज नहीं है। उस चीज के बारे में लोग इतने सारे ऑप्शंस तलाश करते हैं, इतनी ज्यादा खोज करते हैं। तो आप सोच के देखो कि जब अगर बेबी के अंदर ऑप्शन आ जाए कि बेबी के अंदर भी अलग अलग वैरायटीज हैं, तो लोग कितने सारे ऑप्शन की तलाश करेंगे, कितना ज्यादा दिमाग करेंगे। आपको ये सारी बात नहीं समझ आई होगी, मैं समझाता हूँ बेबी डिजाइनिंग कैसा है। अब जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे के अंदर उसका आईज कलर, उसका स्किन कलर, उसके हेयर का जो डिजाइन है, वो सारी चीजें हम लोग मानते हैं कुदरत की देन है, वो सारी चीजें हम लोग मानते हैं पेरेंट्स से आई हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि उस बच्चे के अंदर खासियत अलग अलग हो। मैं चाहता हूँ उस बच्चे के अंदर दिमाग आइंस्टीन वाला हो, शक्ल टॉम क्रूज वाली हो, उसकी आईज ग्रीन कलर की हो, यानी कि उसके अंदर अलग अलग वेराइटीज की चीजों को मिलाकर के एक बेबी तैयार किया जाए, इसको हम लोग कहते हैं डिजाइनर बेबी। और ये पॉसिबिलिटी हुई है। चाइना में 2 ट्विन बेबी का जन्म हुआ है जिसके जीन को चेंज किया गया है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है क्रिस्पर केस। अब ये क्रिस्पर केस टेक्नोलॉजी क्या है, इसको हम लोग समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसी तरह कुछ एक टेक्नोलॉजी और है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो ये सारी बातें हम लोग जिसके अंदर पढ़ते हैं वो है टेक्नोलॉजी। मेरे हिसाब से सिलेबस ही एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। खैर कोई बात नहीं, आज हम लोग इतना ही समझते हैं और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इन सारे टॉपिक्स में से आप कमेंट करेंगे पहले क्या पढ़ना चाहते हैं, पहले हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, पहले पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, पहले इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं या पहले साइंस। आपके मन में आएगा ज्योग्राफी के लिए बताया। ज्योग्राफी हमने इंतजार कर रखा है सही समय का। ज्योग्राफी को हम सोचते हैं कि प्रैक्टिकली चीजों को समझाया जाए और वो चीजें तभी पॉसिबल होगी जब हमारे पास डिजिटल सुविधा, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो इसीलिए ज्योग्राफी को थोड़ा हम टाइम देंगे। इसके अलावा हम लोग इतिहास यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी या फिर साइंस, इसमें से कोई भी चीज शुरू कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको कैसा लगा और साथ ही साथ आप
शेयर करने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खुद ही शेयर करेंगे और दोस्तों तक पहुँचाएंगे। तो ये सारी जानकारी जनरल स्टडी की है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। ये हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है जो चाहता है कि चीज़ों की एक समझ हो, एक आसान समझ हो। लेमैन टर्म्स में हम सारी चीज़ों को समझेंगे। नमस्कार।